नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। जासूसी मामले में समाजवादी पार्टी सांसद मुनव्वर सलीम का निजी सहायक गिरफ्तार। सांसद ने पद से हटाया, कहा गद्दारी करने वालों को मिले सजा। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन बदस्तूर जारी। एक और बीएसएफ जवान शहीद। गृह मंत्री ने कहा, देंगे करारा जवाब। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। ओआरओपी के तहत सैनिकों को वाजिब हक दिलाने की मांग। बीजेपी का जवाब, सैनिकों के लिए प्रतिबद्ध सरकार। जजों की नियुक्ति में देरी पर विधि मामलों की संसदीय समिति ने जताई चिंता। बताया गंभीर मामला। सरकार ने कहा, पिछले 2 साल में कम नहीं हुई नियुक्तियां। और एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-4 से हराया। रविवार को फाइनल। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहत को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम का निजी सहायक था। मुनव्वर सलीम ने कहा है कि नियुक्ति से पहले फरहत की पूरी छानबीन कराई गई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फरहत को कई घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। फरहत को शुक्रवार शाम पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फरहत पिछले 11 महीने से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के पीए के तौर पर काम कर रहा था। फरहत को हमने अरेस्ट कर लिया और अभी मेडिकल के लिए गया हुआ है। कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन में इसका इंट्रोगेशन हो ठीक से। काफी सालों से ये इन्वॉल्व है। मुनव्वर सलीम ने पूरी घटना पर अफसोस जताया और कहा कि वो हर तरह की जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। अभी लगभग 11 महीने पहले उन्हें पीए की हैसियत से मैंने मौका दिया था। राज्यसभा सचिवालय से उनकी सभी तरह की जांचें हुई थी। दिल्ली पुलिस ने भी की थी, यूपी पुलिस ने भी की थी। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस जासूसी नेटवर्क के दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है। उसे लगता है कि कई लोग पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर के संपर्क में थे। अख्तर को गुरुवार को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पाकिस्तान से लगती सीमा और नियंत्रण रेखा पर फायरिंग बदस्तूर जारी है। गोलीबारी का जवाब देते हुए आज बीएसएफ का एक जवान दुर्घटनावश शहीद हो गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जा रहा है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सेना और बीएसएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। बीते 24 घंटे में यहां पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की आड़ में आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश की। सतर्क जवानों ने जवाबी गोलीबारी कर इसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देते हुए बीएसएफ के जवान नितिन सुभाष दुर्घटनावश घायल हो गए। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। He was firing one of the long-range weapons. Unfortunately, the round blasted in the chamber itself, giving a recoil, and that recoil hit him in the shoulder. माछिल में ही शुक्रवार रात पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की। आतंकियों ने एक जवान की हत्या कर उसके शव को शत-विशत कर दिया। सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। सेना ने यहां एक आतंकी को भी मार गिराया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देश को पूरे हमारे सेना के सुरक्षा के जवानों पर यकीन करना चाहिए, पूरा भरोसा रहना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं यह बात, और देशवासियों को मैं संदेश दे रहा हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आरएसपुरा और कठुआ में भी फायरिंग की। इन इलाकों से लोगों का पलायन जारी है और कई घर खाली पड़े हैं। हालात सर इन्ने के खराब ने जुदा अंदाज कोई नहीं। लोग पूरी दस्त बेचने कि पाकिस्तान को हम कुछ भी कर सकते। बीते कुछ दिनों से हो रही गोलीबारी में सेना के 4 और बीएसएफ के 3 जवान शहीद हुए हैं। बीएसएफ ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान को भी खासा नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी रेंजर्स के 15 जवान मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के 6 इलाकों से आज कर्फ्यू हटा लिया गया। अलगाववादियों के मार्च को देखते हुए शुक्रवार को ये कर्फ्यू लगाया गया था।
अब घाटी में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू है। सीआरपीएफ ने घाटी में कई नए चेक पोस्ट बनाए हैं। इसका मकसद कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से बेहतर तरीके से निपटना है। इस बीच श्रीनगर में आज कई लोगों ने स्कूल बंद होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि स्कूल तुरंत खोले जाएं ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। घाटी में 9 जुलाई से ही स्कूल कॉलेज बंद हैं। गीलानी साहब की खुद की जो पोती है जो डीपीएस दर में जिनने एग्जाम दिया है, तो हमारी बच्चों के लिए ममूनियत क्यों है? हमारे बच्चों ने कौन सी गलती की है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं? हम अनपढ़ रहे तो हमारे बच्चे भी अनपढ़ रहे, हम नहीं चाहते ये। अगर उनके बच्चे अनपढ़ हैं, हम बोलेंगे हमारे बच्चे अनपढ़ रहे तो ठीक है, लेकिन जब उनके बच्चे फॉरेन कंट्रियों में पढ़ रहे हैं तो हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे तो यही पब्लिक लोकल स्कूलों में पढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरों के बीच वाघा बॉर्डर पर दर्शकों का उमंग देखते ही बनता है। यहाँ रोज़ होने वाली बीटिंग रिट्रीट में दोनों तरफ से हज़ारों दर्शक पहुँचते हैं। वो भारत के सुरक्षा बलों की खूब हौसला अफजाई करते हैं। इस आयोजन में बीएसएफ के जांबाज और पाकिस्तानी रेंजर्स का उत्साह भी देखते ही बनता है। ये नज़ारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रोज होने वाले बीटिंग रिट्रीट का है, जिसमें दोनों ओर से भाग लेने हजारों लोग दूर दूर से पहुंचे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच भारतीय दर्शकों में काफी उत्साह नजर आता है। वो परेड की हर अदा और अंदाज को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच के संबंध दोस्ताना होने चाहिए। भारत के संबंध पाकिस्तान से ऐसे होने चाहिए जैसे एक घर वाले के अपने दूसरे पड़ोसी के साथ होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त संबंध होने चाहिए आपस में उनके। इस आयोजन को देखने के लिए पाकिस्तान की ओर से भी दर्शकों की भारी तादाद पहुंचती है, जिनमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। परेड के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय बीएसएफ के जांबाज सीमा पर लगे दरवाजे को खोलते हैं, तो दर्शक कौतूहल से एक दूसरे को देखकर खुश नजर आते हैं। हमें परेड देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वैसे देख रहा हूँ, हमें पूरी तरह मिली तो नहीं, लेकिन बाहर से मैं 1-2 आदमी हमें दिखाई दे रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा देख। यहाँ पाकिस्तान के लोगों को देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। कोई संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को? सब मिलजुल कर रहे हैं सर आपस में। बीटिंग रिट्रीट के समापन के दौरान दोनों देशों के झंडे को आहिस्ते आहिस्ते उतारा जाता है, जिसमें काफी संयम और शालीनता देखने को मिलती है। और जैसे ही समारोह के समापन की घोषणा होती है, दोनों ओर के दर्शक सीमा के दरवाजे के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचने की होड़ लगाते नजर आते हैं। अखबारों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर चाहे जितनी तल्खी नजर आ रही हो, लेकिन वाघा बॉर्डर पर भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों के उत्साह को देखकर यही लगता है कि दोनों तरफ के लोग शांति चाहते हैं। वाघा बॉर्डर से कैमरामैन सुदीप्तो के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 1 रैंक 1 पेंशन को ठीक से लागू करने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने सैनिकों के वेतन भत्तों के अलावा अन्य शिकायतों को भी दूर करने की मांग की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में सरकार के कई फैसलों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि सरकार के फैसलों ने सैनिकों में विश्वास जगाने के बजाय परेशानी खड़ी की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लिखा कि हमारे जवान रोजाना देश की रक्षा के लिए जीवन दांव पर लगाते हैं। ऐसे में उन्हें दिखाया जाए कि हम उनकी और उनके परिवार की चिंता करते हैं। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार की आलोचना के साथ ही विकलांगता पेंशन में कटौती के सरकारी फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सैनिकों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एनडीए के घटक अकाली दल ने भी सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के कदमों की सराहना की। नरेंद्र मोदी जी सैनिकों से बहुत प्यार करते हैं,
ये दिवाली सैनिकों को समर्पित की है और वन रैंक वन पेंशन का काम जो कांग्रेस इतने दिन से लटका रही थी वो आखिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। चिट्ठी की शुरुआत में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा में आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जजों की नियुक्ति में देरी पर विधि मामलों की संसदीय समिति ने चिंता जताई है। समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने इसे गंभीर मामला बताया। वहीं सरकार का कहना है कि पिछले 2 साल में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का औसत वार्षिक दर नहीं घटा है। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विधि मामलों की संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। संसदीय समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने हाईकोर्ट में जजों की कमी को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इससे हालात ऐसे हो सकते हैं जहां लोगों को इंसाफ मिलने में मुश्किल आएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले पर विचार विमर्श के लिए सभी पक्षों को बुलाया गया है और जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेंगे। एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय होना चाहिए, पर जब तक उसमें सहमति नहीं बनती सरकार और कोलिजियम के बीच में, तब तक जो वर्तमान मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके तहत सब वैकेंसीज को भरा जाना चाहिए, जो भी रिक्त स्थान है। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जानबूझकर न्यायपालिका के साथ टकराव पैदा कर रही है। इसीलिए एक ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है जिससे कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा किया जा रहा है और सरकार ये जानबूझ के कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1079 कर दी गई है और एनडीए शासन के तहत हाईकोर्ट रिक्तियों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पीटीआई ने सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि पिछले 2 साल के दौरान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का औसतन वार्षिक दर नहीं घटा है। हालांकि अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच नई नियुक्ति नहीं हुई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं खोज पाई है। ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में अखिलेश ने पूछा कि आखिर बीजेपी ने पिछले 2 साल में काम क्या किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो एम्स बन रहा है उसके लिए ज़मीन भी राज्य सरकार ने मुहैया कराई है। मुख्यमंत्री ने बीएसपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बीएसपी शासन में बस मूर्तियां लगाई गईं और सारा पैसा इसी पर बर्बाद किया गया। काम में हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हमने बीजेपी और बीएसपी के सामने कह दिया कि अगर हमारे काम के नाम पर अगर आप वोट मांगना चाहोगे तो कम से कम हम समाजवादी लोग आपके मुंह पे कह देंगे कि काम बोलता है और दिखाई दे रहा है, लोगों को बता सकते हैं, इसी से परिवर्तन आएगा। बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के भावी राजनीतिक कदम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कई दिनों तक कांग्रेस से बातचीत करने के बाद सिद्धू अब फिर आम आदमी पार्टी से वार्ता कर रहे हैं। बीजेपी छोड़कर आवाज़े पंजाब का गठन करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के अगले राजनीतिक कदम का सबको इंतजार है। आम आदमी पार्टी से वार्ता विफल होने के बाद उनकी कांग्रेस से भी बातचीत हुई, लेकिन सिद्धू एक बार फिर आम आदमी पार्टी से चर्चा कर रहे हैं। इसी बात पर बीजेपी की साथी शिरोमणि अकाली दल ने सिद्धू पर कटाक्ष किया है। क्योंकि राजनीति होंदी है असूलों की, लोग पार्टी छड्डदे आ, किसी सिद्धांत नूं लैके छड्डदे आ। जे ज्वाइन करते हैं तो किसी असूल दे देख के करते हैं, कोई नीति नूं देख के करते हैं। इत्थे कल्ला घर नूं देख के कि मैनूं की मिलेगा, मेरी घर वाली नूं की मिलेगा, इहदे नाल कदी राजनीति अगे नहीं बढ़दी। लोग बड़े सियाणे हो गए। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू से बातचीत का बचाव किया और कहा कि बिना किसी शर्त के सिद्धू को पार्टी में आना होगा। साडे नाल जेड़ा बंदा आके जुड़दा अनकंडीशनल आके जुड़दा और पंजाब जे इदां लुभा के जो हुण इस वेले होर पार्टीज कर रही ने, फिर तो कदों दे ज्वाइन कर गए हुंदे सानू। साडी सिर्फ उन्हां नाल बुनियादी तौर ते गल हो रही है कि पंजाब किवें बचाउणा। सिद्धू फिलहाल इंतजार करने के मूड में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही आवाज़े पंजाब का विलय चाहती हैं। इस पर सिद्धू को आखिरी फैसला करना है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला
साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पाकिस्तान सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्री परवेज राशिद को बर्खास्त कर दिया है। ये बर्खास्तगी डॉन में नवाज शरीफ सरकार और सेना के बीच मतभेद की खबर लीक होने के बाद की गई है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रवक्ता मुसद्दिक मलिक ने बताया कि शुरुआती जांच में राशिद के खिलाफ सबूत मिले हैं। उन्होंने बताया कि लीक की जांच आखिरी चरण में है और जो नतीजे आएंगे उन्हें मीडिया के सामने रखा जाएगा। राशिद को नवाज शरीफ का खास माना जाता है। सीरिया में युद्ध अपराध के आरोपों का सामना कर रहे रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए शुक्रवार को मतदान हुआ, जिसमें अमेरिका समेत 14 देशों को 3 साल के लिए परिषद का सदस्य चुना गया। रूस दोबारा इस परिषद का सदस्य बनना चाहता था। इसके लिए उसका मुकाबला हंगरी, क्रोएशिया और बुल्गारिया से था, लेकिन रूस मतदान में पिछड़ गया। रूस को 112 वोट मिले, क्रोएशिया को 114, हंगरी को 144, लिहाजा रूस अपनी सीट नहीं बचा पाया। इराकी सुरक्षा बलों ने मोसुल के ताल अफार इलाके को IS आतंकियों से छुड़ाने के लिए नए सिरे से अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मोसुल और राका के रास्ते आतंकियों तक सामग्रियां पहुंचाने का रास्ता रोकना है। सैन्य अभियान के प्रवक्ता ने कहा कि मोसुल को छुड़ाने की दिशा में ये ऑपरेशन काफ़ी अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि अभियान के जरिए कई दूसरे इलाकों को भी छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रवक्ता के मुताबिक इस इलाके में कई प्राचीन इमारतें हैं जिन पर IS आतंकियों ने कब्जा कर रखा है। FBI ने हिलरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर के इस्तेमाल के मामले में जांच फिर से शुरू कर दी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने FBI की इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि जांच को लेकर हिलरी काफ़ी आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि नई जांच के परिणाम भी पुरानी जांच जैसे होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के हफ्ते भर पहले FBI की ईमेल की जांच फिर से शुरू करने के फैसले ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमे ने अमेरिकी संसद को एक पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि जांचकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसे ईमेल लगे हैं जो पूरे मामले में काफी अहम हैं। Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information. हिलरी क्लिंटन ने माना है कि ईमेल का जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन उन्होंने इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार किया है। The American people deserve to get the full and complete facts immediately. The director himself has said he doesn't know whether the emails referenced in his letter are significant or not. I'm confident, whatever they are, will not change the conclusion reached in July. राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने हिलरी पर आपराधिक मामला चलाने की भी मांग की। Hillary Clinton's corruption is on a scale we have never seen before. We must not let her take her criminal scheme into the Oval Office. हिलरी क्लिंटन ने बराक ओबामा के पहले कार्यकाल में 2009 से 2013 तक विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई। अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। बेहद रोमांचक मुकाबले में दक्षिण कोरिया को भारत ने पेनल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में जगह पक्की की। मैच की शुरुआत में भारत ने गोल कर बढ़त हासिल की, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जल्द ही दक्षिण कोरिया ने वापसी की और स्कोर बराबर हो गया। लेकिन दूसरे हाफ में दक्षिण कोरिया ने गोल कर सनसनी फैला दी। अब भारत एक गोल से पिछड़ रहा था, लेकिन रमनदीप सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को बराबरी पर ला दिया।
पेनल्टी शूटआउट में जब कप्तान और गोलकीपर PR श्रीजेश ने दक्षिण कोरिया के 5वें प्रयास को बचाया तो चारों तरफ जश्न का माहौल बन गया। सांस थमा मुकाबले में भारत ने आखिरकार दक्षिण कोरिया को 5-4 से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। कल शाम 6 बजे फाइनल मैच खेला जाना है। और अब बात करते हैं दीपावली की। देश भर में दीपावली का उत्साह नजर आ रहा है। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली का जश्न मना रहे हैं। मथुरा और उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं सभी शहरों में सजावट के शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली हो या मुंबई, हुबली या फिर तिरुवनंतपुरम, देश में हर जगह इन दिनों दिवाली की धूम है। दिल्ली में जहां लोगों ने रॉकेट छोड़कर दिवाली मनाई, तो वहीं मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को रोशनी से सजाया गया। हुबली और तिरुवनंतपुरम में भी लोगों ने आतिशबाजी कर दिवाली का जश्न मनाया। आज यहाँ पर स्टेडियम में हमने दीपावली का खास त्योहार बनाया है और ये दीपावली का त्योहार बहुत अच्छे तरीके से बनाया। हमने अपने हिंदू भाइयों के साथ बनाया, हिंदू मुस्लिम। दिवाली की इस उमंग में मथुरा की विधवाएं भी पीछे नहीं रहीं। विशेष पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने दिए जलाकर खुशी का इजहार किया। मौका दिवाली का हो तो असम के लोग भला कैसे पीछे रहते। गुवाहाटी में फुलझड़ी हाथों में थामे इन बच्चों ने खूब धूम मचाई। वहीं हैदराबाद में छात्राओं ने रंगोली बनाकर इस बार की दिवाली को और ज्यादा रंगीन बना दिया। सब जैन, इस्लाम, हिंदू, स्त्री, ये सब सिर्फ नाम अलग है, बाकी है तो सब एक ही ना। उनमें भी व्रत होता है, हमें भी रोजा होता है, वो भी बंदगी करते हैं, हम भी बंदगी करते हैं, तो फिर डिफरेंट काय का। देश के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आगरा और लखनऊ समेत कई जगह लोग खरीदारी में जुटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और त्योहार के मौके पर देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़े शहरों में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के बाजारों, मॉल्स और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगह पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सड़कों से लेकर बाजारों तक दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। वो हर संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं ताकि कोई चूक न हो। दिवाली की खरीदारी करने लोग भी बड़ी तादाद में बाजारों में आ रहे हैं। वहां भी पूरी नज़र रखी जा रही है। फेस्टिवल सीज़न है और भी बहुत सारे इवेंट्स जो हैं लाइंड अप हैं, तो उसके मद्देनज़र तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। पुलिस जो है पूरी तरह से चौकस है, अलर्ट है और हमारे अरेंजमेंट्स दे आर इन फुल प्लेस। बाजारों के साथ संवेदनशील स्थानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने उन जगहों की पहचान की है जो सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं। दिवाली के मद्देनज़र पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई गई है और पूरे जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं इसकी सिक्योरिटी रिव्यू की गई है और सभी जगह पेट्रोलिंग और चेकिंग जारी है और जहाँ जहाँ पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा लगानी है लगाए हैं और जो भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स लेने सारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जाएंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमांडो को भी तैनात किया गया है। सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। दिवाली पर पूरा देश दियों की रोशनी से जगमगाएगा। पटाखों का शोर हर घर में होगा, लेकिन वहीं पटाखे हमारे लिए और पर्यावरण के लिए खतरा भी होते हैं। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। लोगों से भरा सदर बाजार इन दिनों दिवाली की खरीदारी के लिए पसंदीदा जगह बना हुआ है। महिलाओं और बच्चों में पटाखों की खरीद के लिए खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस बार की दिवाली बहुत अच्छी है हमारे लिए और अलग अलग वैरायटी के बम आए हैं। लक्ष्मी बम और रॉकेट ये सब अच्छे आए हैं। हम चाहते हैं कि इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत अच्छी हो। इस बार की दिवाली बहुत अच्छी रहेगी हमारी, और बम पटाखे खरीद रहे हैं, ये गिफ्ट वगैरह खरीद रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं। काफ़ी अच्छी रहेगी हमारी इस साल की दिवाली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बुजुर्ग कम पटाखे छोड़ने की सलाह देते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है। इस बार की दिवाली में यही खास है, बस फैमिली के लिए एंजॉय। क्रैकर्स तो है ही नहीं, जो पिछली दिवाली से ना फायदा क्रैकर जलाने का। ये पहले ही पता लग गया था हमें न्यूज़ पे कि वहाँ विस्फोटक पदार्थ काफ़ी आ रहे हैं,
जो आँखों को नुकसान दे सकते हैं। तो इसलिए हमने सिंपल चीज़ ली है जो पुरानी पहले लिया करते थे। सरकार ने दिवाली के मौके पर कम पटाखे छोड़ने की अपील की है। लक्ष्मी बम, पैरट बम और गोला बम, इन सारे बमों की खरीद फरोख्त दिल्ली के सदर बाज़ार में हो रही है। दरअसल ये किसी युद्ध की तैयारी के लिए नहीं हो रही है, बल्कि मौका है दीपावली का। इस मौके पर ये बम ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। कैमरामैन सुदीप्तो के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दीपावली की धूम चारों तरफ दिख रही है। इस मौके पर राज्यसभा टीवी में भी पूरे उत्साह के साथ दिवाली का जश्न मनाया गया। एक तरफ न्यूज़ रूम को खूबसूरती के साथ सजाया गया, तो साथ ही वहां पर राज्यसभा टीवी के सहकर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ रंगोली बनाई, जिसने 4 चांद लगा दिए। आप सभी को भी राज्यसभा टेलीविज़न की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।